हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे, बोर्ड एग्जाम में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, मेहनत ज्यादा करिए, समझ गए बात ना? और मस्ती कम करना है, क्योंकि अच्छे मार्क्स आएंगे तब मस्ती करोगे तो अच्छा लगेगा, है ना? इसलिए बोर्ड एग्जाम में लिमिटेड डेज है, आपका एफर्ट पहले से ज़्यादा होना चाहिए, क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा बनाइए। हमारे जो भी लेक्चर्स अपलोड हैं, प्रोवाइडेड हैं आपको, उनको अधिक से अधिक देखिए और उनके बेसिस पे आपके पास जो भी बुक है और सैंपल पेपर है उसका प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है बच्चे? तो चलिए, जैसा कि पिछले क्लास में हम पढ़े थे अकाउंटिंग रेशियो, और पिछले क्लास में हम सॉल्वेंसी रेशियो पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्वेंसी का मैंने आपको करवा दिया। आज के क्लास में हम उससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, सॉल्वेंसी में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे और डिफरेंट रेशियो के जो इंपैक्ट होते हैं गिवन डिफरेंट ट्रांजैक्शन के जो इंपैक्ट है गिवन रेशियो पे, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। तो चलिए, इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। और इसका मतलब लाइक करना होता है, आप लोग करते नहीं हो, ठीक ना? कर दो भैया। चलो बच्चे, तो आज के क्लास को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी क्वेश्चन सॉल्वेंसी रेशियो का टाइप थर्ड। हर रेशियो में मैं 3 तरह क्वेश्चन पढ़ाता हूं। एक टाइप 1 में मैं फॉर्मूला पढ़ाता हूं और इजी क्वेश्चन। टाइप 2 में मैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पढ़ाता हूं, और टाइप 3 में किसी गिवन ट्रांजैक्शन का जो रेशियो दिया हुआ है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, रेशियो इंप्रूव होगा कि रिड्यूस होगा कि नो चेंज होगा, वो पढ़ाता हूं। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे से बन नहीं पाता है, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला नहीं होता है। लेकिन मैं हूं ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, ठीक ना? समझना बहुत जरूरी है। चलिए, पेन और पेपर लेके बैठिए, जो कुछ कहेंगे नोट करने के लिए, समझाएंगे उसको नोट करिएगा। चलिए, आज का टॉपिक हमारा इंपैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन गिवन रेशियो। इंपैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, किसी भी ट्रांजैक्शन का क्या इंपैक्ट होगा गिवन रेशियो पे, जो रेशियो क्वेश्चन में हमें दिया रहेगा, इस गिवन रेशियो पे ट्रांजैक्शन के इंपैक्ट को दिखाना है कि गिवन रेशियो पे उस ट्रांजैक्शन के इंपैक्ट से रेशियो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा कि नो अल्टर। ठीक है, ये आज मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। देखिए, क्वेश्चन है एज्यूमिंग दैट डेब्ट इक्विटी रेशियो इज 2:1। कह रहा है कि कंपनी का डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 है। स्टेट गिविंग रीजन्स विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वुड इंक्रीज, डिक्रीज और नो अल्टर द डेब्ट इक्विटी रेशियो। आपको कह रहा है कंपनी का डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 है। कंपनी का डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 है। कह रहा है बताइए किस ट्रांजैक्शन से रेशियो बढ़ेगा, रेशियो घटेगा, रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आएगा, नो अल्टर। ठीक है, तो समझिएगा, एग्जाम में इंपैक्ट भी लिखना होता है, रीजन भी लिखना होता है। मैं बस आपको इंपैक्ट लिखूंगा, रीजन में समझाऊंगा, और जो समझाऊंगा आप समझ जाओगे तो अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। देखिए, इशू सबसे पहले कौन सा रेशियो है? डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो आपको पता होना चाहिए कि डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है? डेब्ट अपॉन इक्विटी। कोई भी रेशियो में इंपैक्ट पूछे पहले उसका फॉर्मूला लिख लेना, ठीक ना? और फॉर्मूला लिखने के बाद सोचना कि गिवन ट्रांजैक्शन से उस फॉर्मूले में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या चेंजेस आ रहा है, फिर चेंजेस से रेशियो बढ़ेगा कि घटेगा, यही बताना होता है। चलो देखिए, इशू ऑफ न्यू शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी फॉर कैश। नया इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर इशू किए। जरा सोचो बच्चे कि आप नया शेयर इशू करोगे, न्यू शेयर, तो न्यू शेयर इशू करने से आपका इक्विटी क्या होगा? इक्विटी शेयर इशू करने से इक्विटी इंक्रीज करेगा। शेयर के फिगर से इक्विटी क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा ना? उतना इक्विटी और बढ़ गया शेयर। सॉरी, डेब्ट इक्विटी रेशियो में, डेब्ट अपॉन इक्विटी में आपका डेब्ट कांस्टेंट है,
क्योंकि आपने शेयर इशू किया कैश में, तो शेयर कैश में इशू करने से आपके डेप्ट में कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन आपका इक्विटी शेयर बढ़ गया। तो जब किसी भी रेशियो में न्यूमरेटर कांस्टेंट रहे और डिनोमिनेटर बढ़ जाए तो रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहां पे लिखोगे, आपको एक हम लिख के बता देते हैं, आप यहां पे लिखोगे रेशियो में, इंपैक्ट में लिखोगे क्या, कि रेशियो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज। और रीजन में लिखोगे ओनली इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड इंक्रीज्ड while debt remains constant, डेप्ट रिमेन्स कांस्टेंट। बच्चे जब हम शेयर इशू किए तो शेयर इशू करने से डेप्ट इक्विटी रेशियो में डेप्ट में कोई चेंजेस नहीं आया, क्योंकि डेप्ट का मतलब होता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और शेयर इशू करने से नॉन करेंट लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन शेयर इशू किए तो शेयर होल्डर्स फंड बढ़ा, हमारा इक्विटी बढ़ गया, तो इंपैक्ट क्या हुआ, सॉरी, एक गलती मैंने कर दिया। हमने यहाँ पे इक्विटी इंक्रीज किया, तो इक्विटी के इंक्रीज करने से डिनोमिनेटर जब इंक्रीज करेगा तो रेशियो घटेगा। हम यहाँ पे इंक्रीज पढ़ते ही इंक्रीज लिख दिए, डिनोमिनेटर जब इंक्रीज करेगा तो रेशियो घटेगा, डिक्रीज। ठीक है, ओके, सॉरी फॉर दैट। चलिए, डेप्ट इक्विटी रेशियो में डेप्ट कांस्टेंट है, इक्विटी बढ़ा, देखो डिनोमिनेटर बढ़ा, रेशियो में जब न्यूमरेटर कांस्टेंट है, जैसे 2:1 था ना, 2/1, न्यूमरेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर बढ़ने से रेशियो घटेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर बढ़ने से रेशियो घटेगा, डिक्रीज। प्लीज नोट करिए, हो गया। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा है, सब में वही सोचना, जैसे आपको डेप्ट इक्विटी रेशियो दिया है तो डेप्ट और इक्विटी के बारे में आपको सोचना है। इशू ऑफ न्यू शेयर, प्रेफरेंस शेयर अगेंस्ट परचेज ऑफ फिक्स असेट्स। आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया, तो प्रेफरेंस शेयर इशू करने से, और प्रेफरेंस शेयर कब इशू किया, फिक्स एसेट्स परचेज करने से। तो जब आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया, किसी से आपने असेट्स खरीदा, उसको प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया, तो डेप्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो आपका इक्विटी बढ़ेगा प्रेफरेंस शेयर के फिगर से। जरा सोचो, न्यूमरेटर डेप्ट में कोई चेंजेस नहीं हुआ और इक्विटी बढ़ गया, तो रेशियो क्या होगा बच्चे, डिक्रीज करेगा। ठीक है, रेशियो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जैसे न्यूमरेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर बढ़ जाए तो रेशियो घटेगा। नेक्स्ट, बायबैक ऑफ ओन शेयर्स बाय द कंपनी। कंपनी ओपन मार्केट से अपना शेयर बायबैक की, जैसे देखो ये डेप्ट है और ये इक्विटी है। जब कंपनी ओपन मार्केट से अपना शेयर बायबैक करेगी, तो शेयर बायबैक करने से शेयर कैपिटल कंपनी क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। जब कंपनी जो शेयर ओपन मार्केट में इशू की थी वो वापस खरीद ली, आप बताइए इससे डेप्ट और इक्विटी में क्या चेंज आएगा। तो जब कंपनी जो शेयर ओपन मार्केट में पहले से इशू की हुई थी वो शेयर दोबारा बायबैक कर ली, तो इससे कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होगा, इक्विटी क्या होगा, कम हो जाएगा, इक्विटी कम हो जाएगा, इक्विटी डिक्रीज करेगा। तो न्यूमरेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर घटे तो रेशियो बढ़ेगा, इंक्रीज। रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, कंपनी जब ओपन मार्केट से अपना शेयर बायबैक करेगी तो डेप्ट में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन बायबैक करने से इक्विटी शेयर कम हो जाएगा। तो अगर रेशियो 2:1 है और न्यूमरेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर कम हो जाए तो रेशियो बढ़ेगा ना, तो रेशियो पे बढ़ेगा, इंपैक्ट, इंक्रीज। चलिए इसको नोट करिए, प्लीज नोट इट। हो गया, डन, ओके। नेक्स्ट है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश। देखो अब बच्चे, आपको डेप्ट इक्विटी, वही क्वेश्चन का है, डेप्ट इक्विटी रेशियो है,
आपने डिबेंचर कैश में इशू किया, तो डिबेंचर इशू करने से क्या होगा, इक्विटी में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन आपका डेप्ट में डिबेंचर बढ़ जाएगा, डेप्ट में डिबेंचर इंक्रीज कर जाएगा, समझिएगा। तो जब डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 है और आपने डिबेंचर इशू किया तो आपका डेप्ट बढ़ गया, किसी भी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर इंक्रीज करेगा, डिनोमिनेटर इक्विटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो आपका रेशियो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, रेशियो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट, इशू ऑफ डिवेंचर अगेंस्ट परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। समझिएगा बच्चे, जैसे डेप्ट इक्विटी रेशियो में डेप्ट अपॉन इक्विटी होता है, डेप्ट इक्विटी रेशियो में डेप्ट अपॉन इक्विटी होता है। इशू ऑफ डिवेंचर, हमने क्या इशू किया, डिवेंचर अगेंस्ट परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, हमने किसी से फिक्स एसेट्स परचेज किया, बदले में उसको डिवेंचर इशू किया, तो इससे इक्विटी में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन डेप्ट में हमारा डिवेंचर क्या होगा, बढ़ेगा। आप खुद अब कह लोगे कि अच्छा सर इक्विटी में नो चेंज बट न्यूमरेटर आपका बढ़ रहा है, तो रेशियो पहले जो था 2:1 उससे अब ज्यादा हो जाएगा, तो रेशियो इंक्रीज करेगा। ऐसे ही लिखना होगा, आप रीजन भी लिख लोगे कि इक्विटी रिमेन्स अनचेंज एंड डेप्ट इंक्रीज, सो रेशियो विल इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। जा सोचो बच्चे, जैसे आपका रेशियो है डेप्ट इक्विटी रेशियो, दैट इज डेप्ट अपॉन इक्विटी, आपने रीपेमेंट किया लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, तो जो ही रीपेमेंट किया लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो डेप्ट में से लॉन्ग टर्म बोरोइंग कम हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिक्रीज किया। ठीक है, इसी को सेंटेंस में लिख देना कि लॉन्ग टर्म डेप्ट डिक्रीज व्हाइल इक्विटी रिमेन्स कांस्टेंट। जा सोचो, न्यूमरेटर घट जाएगा और डिनोमिनेटर कांस्टेंट रहे, तो रेशियो बढ़ेगा कि घटेगा, किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर कम हो जाए तो रेशियो क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज। डिक्रीज। नेक्स्ट देखिए, डेप्ट इक्विटी रेशियो हमारा 2:1 है। अब कह रहा है कि कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर को हमने इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर दिया। ध्यान दीजिएगा, हमारा रेशियो पहले था 2:1, हमने जो ही डिवेंचर को इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में इशू की कन्वर्ट किया, तो हमारा डिवेंचर में से डेप्ट में से डिवेंचर कम हो गया और हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज किया, हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज किया। तो जब न्यूमरेटर घटे और डिनोमिनेटर बढ़े, तो बताइए रेशियो में क्या चेंजेज होगा, तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, प्लीज नोट इट। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया, डन, ओके। नेक्स्ट है डेप्ट इक्विटी रेशियो में वही क्वेश्चन है, डेप्ट अपॉन इक्विटी। सेल ऑफ नॉन करेंट असेट्स एट पार, नॉन करेंट असेट्स हमने पार पे बेचा, पार का मतलब होता है एट फेस वैल्यू, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो जब हम नॉन करेंट एसेट्स बेचे वो भी पार पे, तो डेप्ट में कोई चेंज नहीं हुआ और पार पे बेचने से इक्विटी में भी कोई चेंज नहीं हुआ, डेप्ट और इक्विटी कांस्टेंट रह गया, तो रेशियो क्या होगा, नो अल्टर। आप लिखोगे कि डेप्ट एंड इक्विटी रिमेन्स अनचेंज, सो रेशियो विल नो अल्टर। नेक्स्ट है सेल ऑफ नॉन करेंट असेट्स एट प्रॉफिट, नॉन करेंट असेट्स प्रॉफिट में बेचे। तो नॉन करेंट असेट जब प्रॉफिट में बेचे तो प्रॉफिट के फिगर से हमारा इक्विटी बढ़ेगा, प्रॉफिट के फिगर से हमारा इक्विटी बढ़ेगा। पहले हमारा रेशियो था 2:1 डेप्ट इक्विटी में, अब जो ही नॉन करेंट एसेट्स प्रॉफिट में बेचे तो प्रॉफिट होने से हमारा शेयर होल्डर्स फंड बढ़ेगा, तो न्यूमरेटर डेप्ट कांस्टेंट है और इक्विटी बढ़ गया, तो रेशियो क्या होगा, घटेगा। किसी भी फ्रैक्शन में अगर केवल डिनोमिनेटर बढ़े तो रेशियो घटेगा। नेक्स्ट आपका
डेप्ट इक्विटी रेशियो में इंपैक्ट पूछ रहा है। सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स एट लॉस, जो ही आपने एसेट्स लॉस में बेचा तो लॉस के फिगर से आपका शेयर होल्डर्स फंड घटेगा। तो जरा सोचो कि पहले रेशियो था 2:1 और अब अगर आपका डेप्ट कांस्टेंट और इक्विटी कम हो जाए, डिनोमिनेटर कम हो जाए, तो रेशियो बढ़ेगा, इंक्रीज। नेक्स्ट, नेक्स्ट, परचेज ऑफ नॉन करेंट एसेट्स ऑन क्रेडिट फॉर 2 मंथ। नॉन करेंट एसेट्स उधार में खरीदे, तो जब एसेट्स 2 महीने के लिए उधार में खरीदे तो ना डेप्ट में कोई चेंज आया ना ही इक्विटी में, तो लिख देंगे नो अल्टर नो चेंज। नो अल्टर नो चेंज, प्लीज नोट इट। हो गया, डन। डन। चलिए एक बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन वाला, यहां से क्वेश्चन था आपका, यहां से क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए इसको। नोट इट, नोट इट। ये आपको मैंने डेप्ट इक्विटी रेशियो में गिवन ट्रांजैक्शन की इंपैक्ट आपको समझा दिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट समझिएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, assuming that proprietary ratio of the company is 0.6:1। कंपनी का प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, बताइए। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। ये प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है। इक्विटी मीन शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स, और ये अपने को दिया है 0.6:1, मतलब 0.6 डिवाइडेड बाई 1। ओके, स्टेट गिविंग रीजन्स whether the ratio will increase, decrease, will no change in each one of the following cases। आपको प्रोप्राइटरी रेशियो दिया हुआ है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स में 0.6:1 दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है कि बताइए किन ट्रांजैक्शन से रेशियो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा और नो चेंज होगा। ये आपसे पूछा जा रहा है और आपको यही जवाब देना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, ध्यान दीजिएगा और समझिएगा बच्चे। आपसे पूछा जा रहा है किस ट्रांजैक्शन से रेशियो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा और किससे नो चेंज होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है और आपको अच्छे से जवाब देना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो सभी ट्रांजैक्शन में वही लिखना है आपको, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स में चेंजेस समझते हुए इंपैक्ट बताना है। देखो कोई भी रेशियो में इंपैक्ट पूछे ना तो सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर फॉर्मूला के बाद आपको देखना है गिवन ट्रांजैक्शन से उन फॉर्मूले में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किस में क्या चेंजेज हो रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, किस में नो चेंज है, उसके अकॉर्डिंग इंपैक्ट बताना होता है। याद नहीं करना होता है, इन ट्रांजैक्शन को समझना होता है और वही मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए, इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश, नया शेयर्स कैश में इशू किए। जा सोचो कि हम न्यू शेयर जब कैश में इशू करेंगे तो इससे क्या हुआ, हमारा शेयर इशू करने से इक्विटी बढ़ गया और टोटल एसेट्स में कैश बढ़ गया, टोटल एसेट्स में कैश बढ़ गया। दोनों इक्वल अमाउंट से बढ़ा, दोनों इक्वल अमाउंट से बढ़ा। तो अब सवाल है कि रेशियो क्या होगा। तो जा चेक भी कर सकते हैं आप, जैसे मान लो 0.6:1 को आप लिख सकते हो 60,000 अपॉन 1 लाख, ठीक है। बड़े फिगर को हम मान लिए ताकि हमको समझने में और समझाने में इजी रहे। अब देखिए, हमने शेयर को कैश में इशू किया। मान लो बच्चे कि मैंने 40,000 रुपए का शेयर कैश में इशू किया, 40,000 का शेयर कैश में इशू किया। तो 40,000 से हमारा शेयर बढ़ गया ये, और 40,000 से हमारा ये इंक्रीज हो गया। अब ऊपर हो गया कितना, 1 लाख, और नीचे हो गया, कोई भी फिगर मान सकते हो, यहां पे कोई भी फिगर मान सकते हो, हम ऐसा मानते हैं जो इजीली कट जाए, ठीक ना। और यहां पे हो गया 1,40,000, ठीक है। जैसो कट करिए तो
ट्रिपल जीरो ये जीरो कट गया, 2 5 जा 2 7 जा, तो 5/7 आया। इसको डिवाइड करिए, 0.50 अब आएगा, 7 7 जा 49, 1 0.71:1 ये आया, ठीक ना। तो पहले था 0.6:1, अब आया 0.71:1। तो रेशियो क्या हो गया, पहले से इंक्रीज कर गया था, अब हम यहाँ पे लिख देंगे इंक्रीज। अच्छा, ये 40 ही जो नहीं मानना, आप कुछ भी मान लो। आप जैसे देखो 0.6:1 है, तो इसको 60,000 1 लाख लिख सकते हो। उसके बाद आप कोई भी फिगर यहां पे इंक्रीज कर लो, लेकिन ये समझ में आना चाहिए कि हाँ शेयर हम इशू कर रहे हैं कैश में, तो हमारा इक्विटी में शेयर बढ़ेगा और टोटल एसेट्स में कैश बढ़ेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। चाहे यहां पे फिगर कुछ भी पुट कर लो, रेशियो पहले से बढ़ेगा। ये कोई आंसर नहीं है कि 0.71, ये तो हम जो माने उसके अकॉर्डिंग आया। हमें बस ये बताना था इंक्रीज क्या कि डिक्रीज। आप कुछ भी यहां मानो, आपका रेशियो पहले से बढ़ेगा, ठीक है। समझिए बात ना, क्लियर है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टी रेशियो, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इशू ऑफ इक्विटी शेयर अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी। इक्विटी शेयर इशू किए मशीनरी परचेज करके, तो इक्विटी में शेयर बढ़ा और यहां पे मशीनरी बढ़ा। दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल अमाउंट से देखो बढ़ रहा है। जैसे यहां हुआ था, दोनों बढ़ा था, शेयर और कैश। ये बस कैश के जगह पे मशीन है, कोई फिगर तो दिया नहीं है, तो यहां भी रेशियो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, रेशियो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है इक्विटी आपका, ये 60,000 है, ये 1 लाख है। अब क्या कह रहा है, इशू ऑफ डिवेंचर अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी। डिवेंचर इशू किए मशीन परचेज करके, तो डिवेंचर इशू करने से इक्विटी में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो ही मशीन परचेज करेंगे तो टोटल एसेट्स में मशीन बढ़ जाएगा, टोटल एसेट्स में मशीन बढ़ जाएगा, ठीक है। मान लो हमने 20,000 का मशीन खरीदा उधार में, तो ये 60,000 का 60 रह गया और ये 1,20,000 हो गया, ठीक है। हम पहले ही बता दिए बच्चे, फिगर हम कुछ भी मान सकते हैं। हम ऐसा फिगर मानते हैं जो इजीली कट जाए, पहले समझ लेना। ये 1, ये 2, ये 1/2 मतलब 0.5 रेशियो 1। अब कंपेयर करेंगे कि पहले 0.6 रेशियो 1 था, 0.5 हो गया, डिक्रीज किया, ठीक है। नोट कर लीजिए, हो गया, डन। चलिए नेक्स्ट, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर फॉर कैश। वही क्वेश्चन है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर फॉर कैश। डिवेंचर कैश में रिडम्पशन किए, तो डिवेंचर के रिडम्पशन से इक्विटी में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन टोटल एसेट्स में से कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बच्चे, जब आपका न्यूमरेटर कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर घट जाए, तो रेशियो आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ
हाँ, नेक्स्ट क्या है, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर को प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट किए। तो जब हम डिवेंचर को प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो हमको इंपैक्ट दिखाना होगा इक्विटी और टोटल एसेट्स पे क्या चेंजेस आएगा। तो डिवेंचर को प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्जन किए तो इससे हमारे पास कैश नहीं आ रहा है क्योंकि कन्वर्जन हो रहा है, तो टोटल एसेट्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन हमारा इक्विटी बढ़ जाएगा, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर कांस्टेंट रहे, तो हमारा रेशियो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फिर आपको सेम रेशियो में इंपैक्ट दिखाना है, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, बाईबैक ऑफ इट्स ओन शेयर बाय कंपनी, कंपनी अपना शेयर बाईबैक कर ली ओपन मार्केट से, तो जब कंपनी अपना शेयर बाईबैक करेगी तो शेयर कैपिटल घटेगा और टोटल एसेट्स में से कैश भी घटेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे था पहले 0.6:1 दैट इज 60,000 और अपॉन 1 लाख, ये आप एज्यूम कर सकते हो। अब इम्पैक्ट समझना है तो कोई भी फिगर यहाँ पे आप इमेजिन कर लीजिए, तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि हम 20,000 का शेयर बाईबैक कर लिए, 20,000 से ये कम हो गया, 20,000 से हमारा ये कम हो गया, ये बचा हमारा कितना 40,000 और ये 80,000, 1/2 रेशियो हो गया 0.5:1, पहले था 0.6:1, अब हो गया 0.5:1, रेशियो क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। नेक्स्ट है, अगेन सेम रेशियो पे इंपैक्ट दिखाना है, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर कैश, हम फिक्स एसेट्स कैश में खरीदे तो इससे इक्विटी में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन टोटल एसेट्स में क्या हुआ, फिक्स एसेट्स इंक्रीज किया और कैश में खरीदने से कैश डिक्रीज किया। तो एक तरफ हमारा फिक्स एसेट्स बढ़ रहा है, दूसरी तरफ सेम अमाउंट से कैश घट रहा है, तो ओवरऑल टोटल एसेट्स में नो चेंज, तो रेशियो नो अल्टर, नो चेंज, नो चेंज। नोट कर लीजिए इसको, डन, ओके। नेक्स्ट है सेम रेशियो में दिखाना है, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, प्रोप्राइटरी रेशियो में, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट बेसिस, फिक्स एसेट्स परचेज किए लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट बेसिस पे, तो हमारा फिक्स एसेट्स बढ़ गया और लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट बेसिस पे परचेज करने से नॉन करेंट लाइबिलिटीज बढ़ेगा, इक्विटी में कोई चेंज नहीं हुआ, तो न्यूमरेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर आपका बढ़ गया, तो रेशियो इससे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सेम इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स में इंपैक्ट दिखाना है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग 1 लाख फॉर 80,000, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कॉस्टिंग 1 लाख फॉर 80,000, हमने फिक्स एसेट सेल किया, जिस फिक्स एसेट का कॉस्ट 1 लाख था उसको 80,000 में सेल किए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, फिक्स एसेट सेल किए तो टोटल एसेट्स में से पहले फिक्स एसेट्स माइनस हो जाएगा, कितने का, जितना उसका कॉस्ट था 1 लाख से, और बेचने से कैश आया 80,000, 20,000 का यहां लॉस हुआ, लॉस के फिगर से इक्विटी डिक्रीज करेगा, शेयर होल्डर्स फंड क्या होगा, लॉस के फिगर से कम हो जाएगा। अब अगर ओवरऑल देख रहे हैं तो इक्विटी और टोटल एसेट सेम फिगर से डिक्रीज कर रहा है। आपका रेशियो था 0.6:1, 60,000 और ये 1 लाख, मान लीजिए यहाँ पे 20,000 से इक्विटी कम हो गया, 20,000 से टोटल एसेट्स कम हो गया, 40,000 और 80,000, रेशियो आपका डिक्रीज किया, 0.5:1 हो गया, पहले था 0.6:1, रेशियो आपका डिक्रीज कर गया। ठीक है, नोट करिए इसको। नेक्स्ट है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, नेक्स्ट है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग 2 लाख
फॉर 2,50,000। हमने फिक्स एसेट सेल किया, जिस फिक्स एसेट का कॉस्ट 2 लाख था उसको 2,50,000 में क्या किए हैं, बेचे हैं। तो सबसे पहले टोटल एसेट्स में से मेरा फिक्स एसेट्स क्या हो जाएगा, टोटल एसेट्स में से मेरा फिक्स एसेट्स कम हो जाएगा, ठीक है। 2 लाख जिस फिक्स एसेट कॉस्ट था उसको 2,50 में बेचे, तो फिक्स एसेट 2 लाख से कम हुआ। फिर कैश हमारा इंक्रीज किया 2,50,000 से, ठीक है, और इक्विटी में 50,000 से प्रॉफिट के फिगर से शेयर होल्डर्स फंड इंक्रीज करेगा। तो पहले 0.6 रेशियो 1 था, 60,000 और 1 लाख था, ठीक है। अब क्या हुआ, 50,000 के फिगर से हमारा इक्विटी बढ़ गया और 50,000 से टोटल एसेट्स में कैश भी बढ़ रहा है। यहाँ न्यूमरेटर हो गया आपका 1,10,000 और डिनोमिनेटर हो गया 1,50,000। देखिए रेशियो क्या आ रहा है, ये आ गया 0.73 रेशियो 1। रेशियो यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज किया, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है इशू ऑफ बोनस शेयर। तो अगेन लिखिए टोटल इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, ठीक है। बोनस शेयर जो हम इशू करते हैं वो रिजर्व में से इशू करते हैं, तो बोनस शेयर इशू करने से रिजर्व घटेगा और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल बढ़ेगा, ठीक है। बोनस शेयर जब हम इशू करते हैं तो रिजर्व में से इशू करते हैं, रिजर्व घटेगा इक्विटी शेयर बढ़ेगा, तो ओवरऑल शेयर होल्डर्स फंड में नो चेंज हुआ, ना ही टोटल एसेट्स में चेंज हुआ। तो रेशियो नो अल्टर नो चेंज, रेशियो नो अल्टर नो चेंज, ठीक है, हो गया डन। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो इज 0.4 रेशियो 1। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज। आपको किसी भी रेशियो में क्या करना होगा, बस ये देखना होगा कि गिवन रेशियो से डेब्ट में क्या चेंज हो रहा है। जो चेंजेस डेब्ट में हो रहा है तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या चेंजेज होगा। अगर ध्यान रखिएगा डेब्ट में चेंजेज होगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड में श्योर है चेंजेज होगा, बट ये जरूरी नहीं कि कैपिटल एम्प्लॉयड में चेंज हो तो डेब्ट में भी चेंज हो। क्यों, क्योंकि डेब्ट में चेंज हो रहा है तो कैपिटल एम्प्लॉयड में भी इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड में डेब्ट आ रहा है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड में साथ में शेयर होल्डर्स फंड भी तो आ रहा है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना होगा। चलिए डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो आपका 0.4 रेशियो 1 है, तो इसको मान लीजिएगा 40,000 और 1 लाख। स्टेट गिविंग रीजंस वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इंप्रूव, डिक्लाइन और विल नो चेंज द डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। नो चेंज द डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। पहला है रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। देखिए जो ही आपने लॉन्ग टर्म डेब्ट का पेमेंट किया तो आपका न्यूमरेटर में डेब्ट कम हो गया और कैपिटल एम्प्लॉयड में भी क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड डिक्रीज करेगा, इसमें भी डेब्ट कम हो जाएगा। तो इसका जो रीजन होगा कि बोथ डेब्ट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड विल डिक्रीज, तो रेशियो आपका डिक्लाइन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बुक वैल्यू 8 लाख फॉर 6 लाख। आपने प्लांट एंड मशीनरी बेचा, जिस प्लांट एंड मशीनरी का बुक वैल्यू 8 लाख था उसको 6 लाख में बेचा, तो 2 लाख का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस के फिगर से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर कैपिटल कम हो जाएगा, लॉस के फिगर से कैपिटल एम्प्लॉयड में से शेयर कैपिटल कम हो जाएगा, जबकि डेब्ट कांस्टेंट रहेगा।
तो आपका सेकेंड आंसर है कि इंप्रूव करेगा, कि डेप्ट विल रिमेन सेम, डेप्ट सेम रहेगा, वेयर एज कैपिटल इंप्लॉयड विल डिक्रीज विद द अमाउंट ऑफ लॉस। यही रीजन लिखना होता है, इस तरह से रीजन और इधर इंपैक्ट। नेक्स्ट थर्ड वन इज इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर अगेंस्ट परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। हमने डिवेंचर इशू किया, किसी से लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किए, बदले में डिवेंचर इशू किए। तो जब हम लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किए और डिवेंचर इशू किए तो हमारा डेप्ट भी बढ़ेगा, कैपिटल इंप्लॉयड भी बढ़ेगा विद द अमाउंट ऑफ डेप्ट। तो रेशियो इंप्रूव करेगा, बोथ डेप्ट एंड कैपिटल इंप्लॉयड विल इंक्रीज। इस तरह से आपको रीजन लिखना है और इंपैक्ट लिखना है। नेक्स्ट, सेल ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग 5 लाख एट पार। जिस इक्विपमेंट का कॉस्ट 5 लाख था उसको पार में बेचिए। पार का मतलब होता है एट फेस वैल्यू, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, पार का मतलब एट फेस वैल्यू। तो ना डेप्ट में कोई चेंज आया, ना ही कैपिटल इंप्लॉयड में कोई चेंज आया, तो रेशियो विल नो चेंज, नो अल्टर, बोथ डेप्ट एंड कैपिटल इंप्लॉयड रिमेन सेम। ठीक है, एग्जाम में इसी तरह से रीजन लिखना होगा। नेक्स्ट, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस, मतलब हो गया कि लॉन्ग टर्म लोन लिया है, लंबे टाइम बाद पेमेंट करेंगे, तो इससे हमारा डेप्ट इंक्रीज कर गया, नॉन करेंट लाइबिलिटीज बढ़ गया। जो ही डेप्ट बढ़ा तो कैपिटल इंप्लॉयड में भी डेप्ट आ रहा है, तो डेप्ट और कैपिटल इंप्लॉयड दोनों इंक्रीज करेगा। बोथ डेप्ट एंड कैपिटल इंप्लॉयड विल इंक्रीज, रेशियो विल इंप्रूव। पहले से रेशियो बढ़ जाएगा। आप चेक कर सकते हो, कोई भी इमेजिनरी फिगर लेके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है इशू ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर इशू किए, तो बोनस शेयर इशू करने से कैपिटल इंप्लॉयड में कोई चेंजेस नहीं होगा, डेप्ट में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। बोथ डेप्ट एंड कैपिटल इंप्लॉयड विल रिमेन सेम सिंस देयर इज ओनली कन्वर्जन ऑफ रिजर्व इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल। जब हम बोनस शेयर किसी को देते हैं, इट मींस पहले से रिजर्व एंड सरप्लस में जो फंड है वो कम हो गया और उसके बदले में हम शेयर कैपिटल दे दिए, तो रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, नो अल्टर, नो चेंज। एंड द नेक्स्ट वन इज पेमेंट ऑफ एंट्रीम डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। डेप्ट विल रिमेन सेम whereas capital employed will decrease because decrease in reserve and surplus by the amount of interim dividend। अगर हम interim dividend पे करते हैं तो इससे हमारा रिजर्व एंड सरप्लस क्या होगा, कम हो जाएगा, तो रेशियो इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। हम गुड्स उधार में खरीदे फॉर 5 लाख ऑन क्रेडिट, on credit for 16 month assuming that operating cycle is 18 month। ऑपरेटिंग साइकिल हमारा 18 मंथ है और हम गुड्स खरीदे हैं 16 मंथ के लिए, मतलब कि करंट लाइबिलिटीज बढ़ेगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज में चेंजेस नहीं होगा। तो बोथ डेप्ट एंड कैपिटल इंप्लॉयड विल रिमेन सेम। यहाँ पे ये नहीं ध्यान रखना कि अच्छा 16 मंथ के लिए खरीदे मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज बढ़ गया। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ है। ऑपरेटिंग साइकिल तक का टाइम जो आता है वो करंट लाइबिलिटीज में आता है। ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ है और हम खरीदे हैं 16 मंथ के लिए, मतलब इससे हमारा करंट लाइबिलिटीज बढ़ेगा, नॉन करंट डेप्ट लाइबिलिटीज या डेप्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। नेक्स्ट है टैक्स रिफंड 2 लाख ड्यूरिंग द ईयर। 2 लाख का टैक्स रिफंड हुआ, तो एक सेकेंड, हाँ, डेप्ट विल रिमेन सेम वेयर एज कैपिटल इंप्लॉयड विल इंक्रीज। शेयर होल्डर्स फंड बढ़ेगा तो रेशियो डिक्रीज करेगा। नोट कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन रहा और ये आपका सॉल्यूशन रहा, ये सॉल्यूशन रहा। एग्जाम में इसी तरह से लिखिएगा, ठीक ना, इंपैक्ट और रीजन। मेन आपको रीजन समझना है किसमें क्या चेंजेज आ रहा है। कभी भी कोई भी रेशियो में गिवन ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट पूछे तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए, फिर फॉर्मूला के बाद आप देखना पुट करके कि फॉर्मूला में जो जो कंपोनेंट्स हैं कि गिवन ट्रांजैक्शन से इन कंपोनेंट्स में क्या चेंजेज हो रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप फिगर पुट करके रेशियो निकाल लोगे नया। और नया रेशियो नहीं पूछता, बस इंपैक्ट आपसे पूछेगा, ठीक है, विथ रीजन।
चलिए अब ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आपको ऑनलाइन तो सब कुछ समझ में आता है और आप चाहते हैं ऑफलाइन पढ़ना, तो जो भी बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वो गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में लंका पे है, रविदास गेट के पास, लंका थाना के जस्ट बगल में। जिन बच्चे को भी 11th एंड 12th कॉमर्स के कोर्सेज में अपने आप को इनरोल करना है, CUET में, BCom, MCom या BBA के कोर्सेज में अपने आप को इनरोल करना है, या BCom फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर के सेमेस्टर क्लासेस में इनरोल करना है, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो बच्चे ऑनलाइन फ्री लेक्चर चाहते हैं वो गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्ले लिस्ट में सभी लेक्चर अवेलेबल है, वहां से आप फुल कोर्सेज फ्री में देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है, वहां से आप हमारे फ्री नोट्स अवेलेबल है, पेड कोर्सेस अवेलेबल है, वहां से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप क्वेश्चन आते रहिएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे कमेंट में या कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।